मुझे यकीन है कि हम सभी जानते हैं कि उद्योगों को कार्य करने के लिए बहुत ज्यादा पावर की आवश्यकता होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एसी जनित्र का उपयोग उनके कार्य करने के लिए किया जाता है? हाँ, आपने सही सुना। लेकिन क्या आपने एसी जनित्र के कार्य प्रणाली को देखा है और क्या आप इसके पीछे की कार्यविधि को जानते हैं? तो आइए इस वीडियो के माध्यम से इसके बारे में विस्तार से जानें। पंखे, लाइट आदि जैसे उपकरणों को चलाने के लिए विद्युत की आवश्यकता होती है, लेकिन यह विद्युत कैसे पैदा होती है? यह एक विद्युत जनित्र द्वारा उत्पन्न होती है। जनित्र एक उपकरण है जो परावर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। एक जनित्र मोटर से भिन्न होता है क्योंकि एक मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परावर्तित करती है। यहाँ हम अध्ययन करेंगे एसी जनित्र के बारे में। जनित्र का कार्य सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण है। जब एक विद्युत चालक को चुंबकीय क्षेत्र में गति कराया जाता है तो उसके सिरों पर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यह एक व्यवस्थित चित्र है एसी जनित्र का। क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। चालकदार लूप ABCD को चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। भुजा CD हमेशा सर्पी वलय S1 के संपर्क में रहती है और भुजा AB हमेशा सर्पी वलय S2 के संपर्क में रहती है। ब्रश B1 को संपर्क में रखा गया है S1 के और ब्रश B2 को संपर्क में रखा गया है S2 के। इस व्यवस्था से एक शॉक जुड़ी हुई है। ब्रश से बाह्य परिपथ जुड़ा हुआ है। प्रारंभ में कुंडली एक ऊर्ध्वाधर स्थिति में है जो 0 डिग्री है, इसलिए फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं है और इसलिए कुंडली में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। यांत्रिक बल से शाफ्ट घूमना शुरू कर देती है दक्षिणावर्त दिशा में, तो आर्मेचर कुंडली भी घूमने लगती है, इसलिए फ्लक्स कट जाता है और कुंडली में धारा प्रेरित होती है। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से हम धारा की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। भुजा CD में अंगूठा गति की दिशा के साथ संपाती होता है, अर्थात ऊपर की ओर। पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है, तो दूसरी उंगली हमें धारा की दिशा को दर्शाती है, जो कि C से D की ओर है। इसके बाद हम बढ़ते हैं भुजा AB की ओर, लेकिन हम देख सकते हैं कि अंगूठे द्वारा दिखाई गई दिशा संपाती नहीं होती गति की दिशा के, इसलिए हम अपना हाथ घुमाते हैं और दिशाएं संपाती होती हैं। अब अंगूठा गति की दिशा देता है, पहली उंगली दर्शाती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, इसलिए दूसरी उंगली हमें धारा की दिशा देती है A से B तक। जैसे ही कुंडली क्षैतिज स्थिति में पहुंचती है, जो कि 90 डिग्री है, फ्लक्स के परिवर्तन की दर अधिकतम होती है, इसलिए प्रेरित विद्युत वाहक बल अधिकतम होता है और इसलिए धारा भी अधिकतम है। अब धारा बाह्य परिपथ में S1 B1 पर प्रवेश करती है, जो धनात्मक होती है, और बाह्य परिपथ से B2 पर बाहर निकलती है, जो ऋणात्मक हो जाती है और S2 से होकर गुजरती है। इस स्थिति के दौरान भुजा AB उत्तरी ध्रुव तथा भुजा CD दक्षिणी ध्रुव के सम्मुख होती है। जैसे ही कुंडली ऊर्ध्वाधर स्थिति में पहुंचती है, जो कि 180 डिग्री है, फ्लक्स के परिवर्तन की दर 0 होती है, इसलिए प्रेरित EMF 0 होता है। फिर से कुंडली घूमना शुरू कर देती है। जब यह क्षैतिज स्थिति तक पहुंच जाती है, जो कि 270 डिग्री है, प्रेरित EMF अधिकतम होता है। हम यहाँ कुंडली की दो स्थितियाँ देख सकते हैं। शुरुआत में भुजा CD दक्षिणी ध्रुव के सम्मुख थी, लेकिन अब यह उत्तरी ध्रुव के सम्मुख है। यहाँ तक कि भुजा AB जो शुरू में उत्तरी ध्रुव के सम्मुख थी, अब दक्षिणी ध्रुव के सम्मुख घूमती है। साथ ही धारा प्रवाहित होती है भुजा DC से भुजा BA की ओर, लेकिन B2 अभी भी S2 के साथ और B1 S1 के संपर्क में है, इसलिए धारा बाह्य परिपथ में प्रवेश करती है B2 से, जो धनात्मक हो जाती है, और परिपथ से B1 बाहर निकलती है, जो ऋणात्मक हो जाती है, इसलिए धारा की दिशा विपरीत हो जाती है और हम तरंग का ऋणात्मक आधा चक्र देख सकते हैं। जैसे ही घूर्णन जारी रहता है, कुंडली ऊर्ध्वाधर स्थिति में पहुंच जाती है, जो कि 360 डिग्री है, और प्रेरित धारा 0 होती है, जैसा कि हम इस ग्राफ में देख सकते हैं। आइए इसे फिर से देखें। प्रारंभ में कुंडली 0 डिग्री पर है, इसलिए कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। जब कुंडली 90 डिग्री तक पहुंचती है, तो प्रेरित धारा अधिकतम होती है और भुजा AB से भुजा CD की ओर प्रवाहित होती है। धारा बाह्य परिपथ में प्रवेश करती है सर्पी वलय S1 ब्रश B1 से और बाह्य परिपथ को ब्रश B2 और सर्पी वलय S2 से बाहर निकलती है। जब कुंडली 180 डिग्री तक पहुंचती है, तो उत्पन्न धारा 0 होती है और हमें तरंग रूप का धनात्मक आधा चक्र प्राप्त होता है। अब जब कुंडली 270 डिग्री तक पहुंचती है, तो उत्पन्न
उत्पन्न धारा फिर से अधिकतम हो जाती है, लेकिन अब यह विपरीत दिशा में प्रवाहित हो जाती है, जो भुजा CD से भुजा AB तक होती है। यह बाह्य परिपथ में प्रवेश करती है, सर्पी वलय S2 ब्रुश B2 से, और बाह्य परिपथ से बाहर निकलती है ब्रुश B1 और सर्पी वलय S1 से। फिर से जब कुंडली 360 डिग्री तक पहुंचती है तो प्रेरित धारा शून्य होती है, इसलिए हमें तरंग रूप का ऋणात्मक आधा चक्र प्राप्त होता है। यह कुंडली के प्रत्येक घूर्णन के साथ जारी रहता है। चूंकि धारा की दिशा हर आधे चक्र में एकांतर होती है, इसलिए इसे प्रत्यावर्ती धारा कहा जाता है। आइए देखते हैं हमने अब तक क्या सीखा। हमने AC जनित्र के बारे में सीखा। एक जनित्र वह उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण वह सिद्धांत है जिस पर AC जनित्र काम करता है। एक AC जनित्र में हर आधे चक्र के बाद विद्युत धारा की दिशा बदल जाती है, इसलिए इसे पर्यावर्ती धारा के रूप में जाना जाता है। कल्पना कीजिए कि आपका सबसे अच्छा दोस्त आपके स्कूल के वार्षिक दिवस पर प्रदर्शन कर रहा है और अचानक विद्युत बंद हो जाती है। विद्युत वापस आने और वार्षिक दिवस समारोह को जारी रखने का एक वैकल्पिक तरीका क्या है? आप जनित्र का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आप किस प्रकार के जनित्र का उपयोग करेंगे? हम अपने अगले वीडियो में